बायोलॉजी क्लास 11th का 14 चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें मैं देखो क्या क्या कवर कराऊंगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूरा पढ़ाऊंगी, पूरा हाईलाइट करके भी रखा है मैंने जो चीज़। और मैंने यहाँ पे पेज को इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भयंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस बेसिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम, जिस पे से ज़्यादा हैं उस हिसाब से मैंने उस पेज को इम्पॉर्टेंट कौन सा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है उस हिसाब से मैंने लेबलिंग कर रखी है। ये पूरा एनसीईआरटी पूरी कवर कराऊंगी अच्छे से, और कुछ 3D वीडियो से भी समझाऊंगी। और उसके बाद मैं ये समरी भी कंप्लीट कराऊंगी। समरी के बाद ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डाइजेशन और ऑब्जेक्शन यहाँ पे तो हटा दिया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब खाली ये देखिए इतने ही चैप्टर बचे हैं। ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इतने चैप्टर हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में। चलो आते हैं अपने चैप्टर पर। अल्फांसो कॉर्टाई ये बॉर्न हुए थे 1822 में और डेथ हुई थी इनकी 1888 में। 1822 में ये पैदा हुए थे और 1888 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने अपना साइंटिफिक करियर जो है इन्होंने रेप्टाइल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर स्टडी करके अपना साइंटिफिक करियर इनका यही था। और इन्होंने 1851 में पब्लिश की थी एक पेपर जो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया कंटेनिंग द हेयर सेल दैट कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इनटू नर्व इम्पल्स में एंड द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ही डाइड इन द ईयर 1888। चलिए आगे देखते हैं। आगे भाई ये रहा हमारा चैप्टर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो CO2 जो है ये हार्मफुल होता है और ये रिलीज होता है ड्यूरिंग कैटाबोलिक रिएक्शन के टाइम पे। जो ऑक्सीजन होता है कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है सेल को, और जो CO2 है प्रोड्यूस्ड होता है सेल के द्वारा, इसे रिलीज करते हैं आउटसाइड। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज और CO2 प्रोड्यूस करता है बाई सेल से। इसी को हम ब्रीथिंग या फिर रिस्पायरेशन बोलते हैं। जब अपने चेस्ट पर अपना हाथ रख के देखो, आपको फील होगा कि आपका चेस्ट जो है अप और डाउन कर रहा होगा जब आप सांस ले रहे होंगे। तो अब इसी के बारे में सारा नीचे दिया गया है, क्या कैसे है उसकी मैकेनिज्म, कौन किसका क्या यूज होता है ऑर्गन सिस्टम वगैरह में। ये देखिए हमारी अगली हेडिंग है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ये जो है एनिमल्स में हैबिटेट और लेवल और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रीड और फ्लैट वॉर्म्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे सिंपल डिफ्यूजन से इंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा ये रिस्पायरेशन करते हैं। और जो अर्थवॉर्म है ये मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। और इंसेक्ट जो है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब से, जैसे ट्रैकियल ट्यूब, जितना भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं ये सारे के सारे ट्रैकियल ट्यूब से रिस्पायरेशन करते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल। देखो गिल जिसे ब्रांकियल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। गिल से कौन कौन से जितने भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, मोलस्क होते हैं, फिश वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे गिल से रिस्पायरेशन करते हैं। और लंग से जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सारे के सारे लंग से करते हैं रिस्पायरेशन। एम्फीबियन में जैसे कि फ्रॉग जो हो गया, इसमें ये जो है अपने मॉइस्ट स्किन से क्यूटनेसियस रिस्पायरेशन भी करता है और लंग से भी करता है। फ्रॉग दोनों से करता है, लंग से और स्किन दोनों से करता है रिस्पायरेशन। ये देखो ज़रा, ये मैंने
यहाँ अगर तुम्हें एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही तो कोई ना, मैंने अलग से चीज़ें लिख के रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये देखिए, फ्रॉग जो है लंग और स्किन दोनों से रिस्पायरेशन करता है। क्यूटनेसियस रिस्पायरेशन फ्रॉग अर्थवॉर्म करता है। बॉडी सरफेस से स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवॉर्म्स जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट हैं सारे के सारे बॉडी सरफेस से करते हैं। जितने भी पोरीफेरस है, स्केलेमेंथीज वाले हैं, सारे के सारे बॉडी सरफेस से करते हैं। बुक गिल्स, ये सब देखो, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ये सब जो है ट्रैकियल ट्यूब्स, ये सब एनिमल किंगडम में दिया गया है, फॉलम आर्थ्रोपोडा वगैरह में, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ से उठा कर रखा है ताकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये ना कहो भैया एनसीईआरटी में से ना दिया गया। देखो, बुक गिल्स, बुक गिल्स लीमून्स या फिर किंग क्रैब, जिसे लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है, ये बुक गिल से रिस्पायरेशन करते हैं। बुक लंग से जितने भी स्कॉर्पियन और स्पाइडर वगैरह हैं, ये सारे के सारे बुक लंग से रिस्पायरेशन करते हैं। गिल से, जिसे ब्रांकियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, मोलस्क, फिश और जो फ्रॉग का टैडपोल होता है वो भी गिल्स के द्वारा ही रिस्पायरेशन करता है। जो कॉकरोच होता है वो ट्रैकियल ट्यूब से रिस्पायरेशन करता है। लंग, जिसको हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये सारे के सारे लंग से रिस्पायरेशन करते हैं। ट्रैकियल ट्यूब से जितने भी इंसेक्ट होते हैं जैसे कि इंसेक्ट, सेंटीपेड, एनमेलिपेड, स्पाइडर्स, ये सारे के सारे ट्रैकियल ट्यूब से रिस्पायरेशन करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपने। हमारी अगली हेडिंग है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसे पढ़ने से पहले आप पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम में भी लेवलिंग अच्छी कर रखी है। चलिए देखिए, ये देखो, ग्लॉटिस है जो हमारी ग्लॉटिस को कवर करता है। ग्लॉटिस इज द कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस प्लेट, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, जिसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है फेरिंग्स ओपन होता है थ्रू लैरिंग्स के रीजन से, और लैरिंग्स के रीजन से इनटू ट्रैकिया में ओपन होता है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल आउटर मेम्ब्रेन और इनर दो मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड वगैरह भरा होता है। ये देखो एल्विलाई, जितने भी छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे के सारे एल्विलाई हैं। एल्विलाई क्या है? ये थिन इरेगुलर वर्ड एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम एल्विलाई कहते हैं। और जो हमारा डायफ्राम है ये डोम शेप है। लंग, देखो ये लंग तो हमारे पास दो होता है, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। लेकिन राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग जो होता है उसमें 2 लोब होते हैं। ये देखो, ये ट्रेकिया जो है यहाँ आकर डिवाइड हुआ है, इस रीजन को 5 थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, जहाँ से ये दोनों ही ब्रांकिया डिवाइड हुई हैं, और ये ब्रांकस। चलिए अब टॉपिक देखते हैं। चलो अब देखो, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन होता है इनटू द अपर लिप्स। एक देखो, हम लोग के पास एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, मतलब जो नसल चैम्बर से होता है, ये ओपन होता है अपर द लिप, लिप के ऊपर, एंड लीड टू द नसल चैम्बर, जो नसल चैम्बर से ये पास होता है, नसल चैम्बर से पास होता है इनटू द फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स रीजन में, लैरिंग्स रीजन से ट्रैकिया में। लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस, देखो जब ग्लॉटिस की स्वेलिंग होती है कैन कवर करता है बाई ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, to the prevent the entry of food into the larynx trachea. A straight tube extended up to the mid-thoracic cavity, which is divided at the 5 thoracic vertebra into the right and left primary branchiae. Each branchiae undergo the repeated division of the form secondary and tertiary branchiae, and the bronchioles end up very thin and irregular bronchioles. जिसको ना समझ में आ रही है अभी जो पढ़ रहे हैं वो सुन लो, उसके बाद समझाती हूँ तुमको कि हाँ भाई यहाँ क्या खिचड़ी पक रही। देखो सारी की सारी ब्रोंकियाई जो है वो रिपीटेड और डिवीजन फॉर्म करती है, पहले सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्सरी ब्रोंकियाई, फिर ब्रैंक्योल, ब्रैंक्योल के बाद वेरी, ये एंड होता है वेरी थिन
टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स में। एंड द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांकियाई और एंड इनिशियल ब्रांक्यूल जो है ये सपोर्ट करते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग को। एंड ईच टर्मिनल ब्रांकियाई गिव राइज अ नंबर ऑफ वेरी थिन एंड इरेगुलर walled and vascularized back-like structure is called alveoli. And branching network of bronchi and bronchiole alveoli compress करता है the lung को. We have two lung which are covered by the double pleural membrane with the pleural fluid between them. जो हमारा लंग होता है दोनों साइड कवर होता है डबल लेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन से और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भी भरे होते हैं। इट रिड्यूस करता है फ्रैक्शन ऑन द लंग सरफेस। देखो यहाँ पे जो इतना सारा ये सब बताया गया है ये है, देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है। देखो पहले जो है एयर कैसे कैसे पास होता था ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने पूरा अच्छे से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये नेसल चैम्बर में जाता है, नेसल चैम्बर से फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल में जाता है, उसके बाद ये फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से फिर लैरिंग जिसको कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रांकियाई और राइट ब्रांकियाई। अब ये देखिए ये जो है पहले प्राइमरी ब्रांकियाई में जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रांकियाई, फिर टर्सरी ब्रांकियाई, उसके बाद टर्मिनल ब्रांकियाई वगैरह में जाएगा और उसके बाद फिर ये जाएगा फर्स्ट ब्रांक्यूल में, ब्रांक्यूल बाद सेकेंडरी ब्रांक्यूल, टर्सरी ब्रांक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रांक्यूल में और ब्रांक्यूल के बाद इतने सारे ब्रांक्यूल, उसके बाद ये फिर फाइनल जाता है एल्वेलाई में। ऐसे ऐसे पास होते हैं। चलो देखो आगे क्या है। इट इज रिड्यूस द फ्रैक्शन ऑफ अ लंग सरफेस एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज द क्लोज्ड contract with the thoracic line where the inner pleural membrane is contact करता है with the lumen surface body part जो है with the external nostril up to the terminal branchiae। जिनको कुछ ज़्यादा ही खास बिल्कुल ही ना समझ में आ रहा हो भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे, वो कुछ नहीं, आप चुपचाप ध्यान से सुनो। अभी आपको मैं एक 3D वीडियो से भी समझाऊंगी, 3D इमेज वगैरह लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे कि क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं। ओके, तो देखते रहिए सुनते रहिए बस। Constituted of the conducting part where the alveoli and their duct from respiratory of exchange part of the respiratory system। conducting part ट्रांसपोर्ट करता है atmospheric air to the alveoli, clear the it form करता है foreign particle, humidify and also bring करता है air of the body temperature। exchanging part is site of actual diffusion O2 and CO2 between the blood और atmospheric pressure। जो एक्सचेंज होता है O2 CO2 का ये ब्लड और एटमॉस्फेयर के एयर के बीच में होता है। आगे क्या है हमारा, लंग जो सिचुएटेड होता है थोरेसिक चैम्बर में विच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर फॉर्म होता है डॉर्सली बाय द वेंट्रल कॉलम में एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम और लेटरली बाय रिब से। ऑन द लोअर साइड जो है वो डॉम शेप का डायफ्राम हो जाता है। Anatomical setup, lung is a thorax is such that the any change in value of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for the breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। ये कह रहे हैं कि हम जो है पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। अल्टर करना मतलब चेंज करना। आगे देखो क्या लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जिसको ये वाली ना समझ में आ रही हो ना याद हो रहा हो, ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे जितना बताया गया, रुको तुम उसको याद कराने का थोड़ा सा दिखा देती हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। चल भाई, हाँ ये देखो थोरेसिक चैम्बर फॉर्म होता है कैसे कैसे बनता है। देखो डॉर्सली बाय वेंट्रल कॉलम से और वेंट्रली बाय स्टर्नम से, लेटरली बाय रिब से, जो लोअर साइड होता है वो डॉम शेप का डायग्राम हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। चलो कहाँ पे थे भाई हम लोग, हाँ ये देखिए ज़रा, ये देखो
रिस्पायरेशन इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप। रिस्पायरेशन के लिए कितने सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉ इन एंड द CO2 रिच एल्वियोलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। इसमें बस पूछना, बस इतना कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर एयर से जो है एयर हमारे लंग में आती है और जो CO2 होता है वो रिलीज करते हैं बाहर उसको एल्वियोलाई से। सेकंड क्या है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ये कह रहे हैं कि जो गैस का डिफ्यूजन होता है O2 CO2 का वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ये कह रहे हैं कि गैस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन है ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ओके। 5 है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन होता है वो सेल के द्वारा होता है कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए। एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 इज सेलुलर रिस्पायरेशन। CO2 का रिलीज ये सेलुलर रिस्पायरेशन है। ओके, चलिए आगे आगे जाने से पहले हाँ, जिसको ना समझ में आए पहले आपको थोड़ा सा एक 3D वीडियो समझाया जाए ताकि आपके भेजे में थोड़ा सा घुस जाए। में 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। नोज, नेसल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम नोज से एयर ब्रीथ करते हैं। हमारी नोज में जो 2 होल्स होते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल कहते हैं और इन्हीं से पास होकर एयर बॉडी के अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर नेसल पैसेज में जाती है। नेसल पैसेज की सरफेस पर म्यूकस रिलीज होता है और नेसल हेयर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट डस्ट और इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लेते हैं ताकि लंग्स में प्योर एयर ही जाए। नेसल पैसेज से एयर ट्रैकिया में एंटर करती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया नेक के थोड़े नीचे जाकर 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। इन 2 ट्यूब्स को ब्रोंकाई बोलते हैं। दोनों ब्रोंकाई ट्यूब्स हमारे दोनों लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी एक मस्कुलर पार्टीशन से सेपरेटेड रहती है जिसे डायफ्रेम कहते हैं। लंग्स हमारी बॉडी में रिब केज में होते हैं। ये रिब केज हड्डियों का ढांचा है जिन्हें रिब्स कहते हैं। लंग्स के अंदर जाकर ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इन ब्रोंकियोल्स के एंड में पाउच शेप के एयर सैक होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई थिन ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। एल्वियोलाई वो प्लेस है जहां एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई होते हुए बाहर की तरफ जाती है। यानी सारे गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो एयर नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई से होते हुए सभी एल्वियोलाई में फिल हो जाती है। ये एल्वियोलाई ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से अटैच होती हैं। ब्लड बॉडी के हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है जहां सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ जो रिएक्शन होती है उसका साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ब्लड के थ्रू वापस एल्वियोलाई तक जाता है और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एल्वियोलाई से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में जाती है और फिर नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से सुना है तो। कोई भी चीज़ें समझ तब आती हैं जब आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हो और समझते हो। चलिए अगला हेडिंग हमारी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग जो इन्वॉल्व होता है 2 स्टेप में। पहला इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लेते हैं तो उसे इंस्पायरेशन बोलते हैं और जो एल्वियोलाई के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर का मूवमेंट अंदर और बाहर लंग के बाहर इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एंड द एटमॉस्फेयर। Inspiration can occur
if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is the less than the atmospheric pressure. ये क्या कह रहे हैं, इंस्पायरेशन में जो प्रेशर होता है वो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है. अगला है निगेटिव प्रेशर, सॉरी अगली लाइन में क्या, देयर इज ए निगेटिव प्रोसेस, सॉरी निगेटिव प्रेशर इन लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is highly than the atmospheric pressure. एक्सपायरेशन के केस में जो है एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज़्यादा होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में, और इंस्पायरेशन में क्या था कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा था और इंटरपल्मोनरी का कम था. लेकिन यहाँ पर एक्सपायरेशन के केस में है कि जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के कंपेयर में. ओके आगे देखिए, डायफ्राम जो है स्पेशलाइज्ड सेट एंड मस्कुलर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल बिटवीन द रिब, हेल्प करता है जनरेशन ऑफ सच रेडिएंट को. एंड इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द डायफ्राम व्हिच इंक्रीज करता है द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स चैम्बर एंड द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब एंड, आगे देखिए, लिफ्ट अप द रिब एंड द स्टर्नम केजिंग करता है इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड थोरेसिक चैम्बर डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में. एंड ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम इसकेज इन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करता है इंट्रा पल्मोनरी. जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है डिक्रीज करता है और लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है. प्रेशर व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड द मूव इनटू द लंग्स. इंस्पायरेशन ये इंस्पायरेशन के बारे में था. और ये अगला है रिलैक्सेशन of the diaphragm and intercostal muscle return and diaphragm sternum to the normal position, reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This line to increase the intrapulmonary pressure and the slightly above the atmospheric pressure. ये कह रहे हैं इंक्रीज करता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है स्लाइटली बहुत कम है. एक्सपेल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, ये एक्सपायरेशन के बारे में था. ओके वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मसल एब्डोमिनल मसल को इंक्रीज करने में. एंड ऑन द एवरेज जो है हेल्थी ह्यूमन जो होता है वो ब्रीथ करता है 12 से 12 से 16 टाइम पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार. एक हेल्दी ह्यूमन की बात की जा रही है यहाँ पे. एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ए स्पायरोमीटर व्हिच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन. देखो स्पायरोमीटर आपने सुना ही होगा, ये यूज़ करते हैं लंग वगैरह को, उसकी पल्मोनरी फंक्शन वगैरह को. ओके देखो पहले डायग्राम देख लो एक बार, सॉरी डायग्राम ये देखो. ये है आपका इंस्पायरेशन का डायग्राम. ये देखो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आती है तो वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक चैम्बर का वो इंक्रीज करता है. देखो वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, ये इंस्पायरेशन के केस में है. ओके और रिब्स और स्टर्नम जो होता है वो राइज हो जाते हैं. ये रिब केज है, डायफ्राम जो कंट्रैक्ट करता है. ओके ये इंस्पायरेशन का था. अब एक्सपायरेशन का देखो जरा, एक्सपायरेशन में जो देखो ये लंग से एयर बाहर जा रही है एटमॉस्फेयर में. रिब्स और स्टर्नम जो है रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं. जब इंस्पायरेशन कर रहे थे तब वो उठ रहे थे, अबव हो रहे थे,
और अब जब एक्सपायरेशन करोगे तब ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। डायफ्राम जो है रिलैक्स एंड आर्च अपवर्ड, डायफ्राम रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो वॉल्यूम होता है वो ये वॉल्यूम डिक्रीज करता है एक्सपायरेशन में और प्रेशर इंक्रीज करता है, ये एक्सपायरेशन के केस में। ओके, ये ज़रा डिफरेंस देख लो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का। जिसको ना समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ये पढ़ाने के बाद आपको मैं 3D में समझाऊंगी कि आपको हाँ समझ कैसे आएगा। ज़रूरी नहीं सभी बच्चे तेजी हों। चलिए देखते हैं। ये देखो इंस्पायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है। ये लिंक होता है एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पर डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, फ्लेटेड एंड केस करता है, इंक्रीज करता है वेंट्रल वॉल्यूम को एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल फाउंड बिटवीन रिब्स लिफ्ट अप रिब्स एंड स्टर्नम केस करता है इंक्रीजिंग थोरेसिक वॉल्यूम इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। दीज चेंजेस रिड्यूस करता है प्रेशर इनसाइड थोरेसिक, केस करता है एक्सपेंशन ऑफ लंग में। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है रिजल्टिंग डिक्रीजिंग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो एयर मूव इनटू द लंग। ये इंस्पायरेशन का था। ये देखो अब एक्सपायरेशन। जिसको भी ना दिख रहा हो तो वो अपने फ़ोन को ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा कर लेगा तो दिखने लगेगा। ये एक्सपायरेशन जो है पैसिव प्रोसेस है। एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के टाइम पे इंटर कोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलीज केजिंग द डिक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम सो एयर मूव बाहर करता है। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पर एब्डोमिनल मसल जो है और इंटरनल और इन दोनों को मिला के कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन यानी कि क्या होता है और एक्सपिरेशन यानी कि क्या होता है। इंस्पिरेशन यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रोसीजर है, जो हम सांस लेते हैं वातावरण से जो ऑक्सीजन लेते हैं उसे हम कहेंगे इंस्पिरेशन, और उसके बदले में जो CO2 छोड़ते हैं उसको बोलेंगे हम एक्सपिरेशन। अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सिर्फ हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते, उसके साथ में हमारे नाक से बाकी भी गैसेज जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जाता है, उसके साथ ही 0.04% में CO2 भी जाता है, 21% ऑक्सीजन जाता है, ऐसे बाकी गैसेज भी जाते हैं। अब जाने के बाद ये जो है लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में जो अल्वोली रहती है उसकी मदद से वो ब्लड को देते हैं ऑक्सीजन। अब जब वो ऑक्सीजन देती है ब्लड को तो वो 21% ऑक्सीजन नहीं देती, उसमें का 5% ही ऑक्सीजन देती है, बाकी का 16% जो है वो अपने पास रख लेती है। अब इसका क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। अब ब्लड को दे दिया, ब्लड किसको जाके देगा, वो सेल टू सेल पहुंचा के आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है सेल टू सेल पहुंचाएगा, और सेल टू सेल पहुंचाने के बाद उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, वो फिर से वापस लेकर आएगा इसके पास, अल्वोली के पास। अब जब CO2 वापस लेकर आएगा तो वो ब्लड CO2 किसको देगा, अल्वोली को देगा। अब उसको देने के बाद में वहाँ से प्रोसीजर चालू हो जाती है एक्सपिरेशन की, यानी कि जब 0.04% CO2 आया था उसके साथ में अब 4% CO2 जाएगा, जो कि हम कहाँ से लेकर आए हैं, सेल से लेकर आए हैं ब्लड की मदद से। और जो बाकी के गैस आए थे ऑक्सीजन के साथ में, और जो 15% ऑक्सीजन बचा हुआ था 5% देने के बाद, वो भी हम एक्सपेल आउट करते हैं किसकी मदद से, एक्सपिरेशन इस प्रोसेस के माध्यम से। यह है कंप्लीट फिनोमेना रेस्पिरेशन का, यानी कि गैसेस एक्सचेंज का। कैसे ऑक्सीजन आता है ब्लड को जाता है, ब्लड को जाने के बाद सेल को जाता है, सेल से CO2 लेते हैं, CO2 बाद में लंग्स आता है, और लंग्स के माध्यम से जो है फिर से उसे बाहर छोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से जो है गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस चलती है। यहाँ पर जो है डिफ्यूजन का फिनोमेना काम करता है गैसेस एक्सचेंज के दौरान। अब जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है तो इसके दौरान कई प्रोसेस होती है। जैसे कि इनहेलेशन होता है तो हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और एक्सहेलेशन होता है तब क्या कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं।
अब इनहेलेशन जो है यह जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसको करने के लिए, सांस लेने के लिए हमें एनर्जी लगती है। जैसे कि अगर हम कोई गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो उसी तरीके से हमें सांस लेने में भी एनर्जी लगती है। ये जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। और एक्सेलेशन यानी कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं लगती, वो एक पैसिव प्रोसेस है। यानी कि गुब्बारे की हवा हम छोड़ रहे हैं तो उसके लिए कोई एनर्जी लगती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। ये जो है एक पैसिव प्रोसेस है। अगर किसी चीज को करने में एनर्जी लग रही है तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है, और किसी चीज को करने के लिए एनर्जी नहीं लग रही तो वो एक पैसिव प्रोसेस है। तो इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी चेस्ट की जो साइज है वो क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है। और जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो हमारी चेस्ट की साइज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट की साइज एक्सपांड और रिड्यूस होती है। अब ये जो डायाफ्राम है इसकी भी एक्टिविटी हमें रेस्पिरेशन के दौरान देखने को मिलती है। जब हम इनहेलेशन करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जो है एक फ्लैट शेप में आ जाता है, स्ट्रेट शेप में आ जाता है और थोड़ा नीचे डाउन, मतलब नीचे की ओर थोड़ा मूव करता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कैसे एक रिलैक्स स्टेट में आ जाता है एक्सेलेशन के दौरान, जिसके कारण वो डोम शेप में चला जाता है और थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है डायाफ्राम की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है रेस्पिरेशन के दौरान। अब जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, हमारे लंग्स की जो साइज है वो एक्सपांड हो जाती है इनहेलेशन के दौरान, और एक्सेलेशन के दौरान वो रिड्यूस हो जाती है। तो इंटरकॉस्टल मसल जो है इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है। जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है जब हम सांस लेते हैं, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ में एक ही गैसेस नहीं आते, बाकी अदर गैसेस भी आते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ में भी बाकी अदर गैसेस जाते हैं। जैसे कि CO2 जो है उसके साथ में 15% ऑक्सीजन को भी लेकर बाहर जाता है। और उसी के साथ साथ जब हम सांस लेते हैं तो जो रिब केज है वो अपवर्ड मूव होती है और थोड़ी बाहर आ जाती है, आउटवर्ड्स मूव और अपवर्ड्स मूव होती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो रिब केज जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। ये रही कंप्लीट रेस्पिरेशन की प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अपने वीडियो देख लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी। आगे देखो चलो। टाइडल वॉल्यूम, ओ सॉरी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और द एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन के टाइम पर जब वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायरेशन करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये होता है 500 ml। ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और इंस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 600 to 800 ml ऑफ द एयर पर मिनट। ये कह रहे हैं एक हेल्दी मैन जो है इंस्पायर और एक्सपायर करता है 6000 से 8000 ml पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सिबल इंस्पायरेशन। जब कोई मैन फोर्सिबल इंस्पायरेशन करता है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करता है तो उसे इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये 2500 से 3000 ml होता है। ये डाटा वगैरह सारा याद रखना भाई, पूछे जाते हैं। ओके, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। दिस इज द एवरेज 100 ml to 1100 ml। ये देखो एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1000 से 1100 ml होता है हमारा। आगे देखते हैं। आगे है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब कि बचा हुआ। रेजिडुअल का मतलब ही होता है बचा हुआ, उसके नाम में उसका काम है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन एंड दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml। जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो देखो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, उसके बाद भी लंग में जितनी भी हवा बची रहती है उसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका एवरेज होता है 1100 ml से 1200 ml होता है, ठीक है। बाई एडिंग अप टू ए फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब एबव द वन कैन derive various pulmonary capacity which can be used in clinical diagnosis। ओके, चलिए अगला हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? पहले ये इसका ये देखो इंट्रोडक्शन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन जो है कितना इंस्पायर करता है वॉल्यूम, वो इंक्लूडेड टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये देखो हमारा टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम 3000 होता है,
तो ये हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, 3500 ml। अगला है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में जो है पर्सन जितना एक्सपायरेशन करता है, देखो नॉर्मल इंस्पायरेशन से जितना एक्सपायर करता है उसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ये इनमें क्या क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम 500 हो गया, एक्सपायरेटरी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1100 ml। तो टोटल हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई, 1600 ml। चलो आगे देखो, आगे क्या है भाई, ये फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग में जितना बचा रहता है वॉल्यूम उसी को फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें होता है क्या क्या, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा 1100 होता है और रेजिडुअल हमारा जो है 1200 होता है। तो इस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी 2300 ml आ गई। ओके, अब वाइटल कैपेसिटी जो है इसका इंट्रोडक्शन देखो। मैक्सिमम वॉल्यूम एयर इन पर्सन कैन ब्रीथ इन द आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम जो है एक पर्सन ब्रीथ करता है उसको ही वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इनमें होता है ERB, TB और IRB। ये देखो कितना होता है, TB हमारा 500, ERB 3000, IRB हमारा 1100। ये टोटल हमारा वाइटल कैपेसिटी होता है। चल क्यों नहीं रहा भाई, टोटल वाइटल कैपेसिटी हमारा 4600 ml होता है। ओके, आगे क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन। अब टोटल लंग कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन accommodated in the lung at the end of the forced inspiration। दिस इंक्लूड करता है कितने, सारे जितने भी हैं रिस्पायरेशन वगैरह सब इसमें। ये हमारा पूरा मिला के आता है 2800 ml। टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, 2800 ml की। चलिए आगे क्या है, अगला है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस exchange of gases। alveoli are the primary site for exchange of gases। yes, alveoli हमारी प्राइमरी साइट होती है गैस का एक्सचेंज यूज करने में। exchange of gases also between the blood and tissue। यस, गैस का एक्सचेंज जो है ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ऑक्सीजन और CO2 आर एग्जिबिट इन द साइट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मेनली प्रेशर बेस्ड होता है प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अगले देखो क्या आगे, प्रेशर contributed by the individual gas in the maximized mixture of gases is called partial pressure, is represented as partial pressure of oxygen for oxygen के लिए, partial pressure of carbon dioxide और carbon dioxide के लिए। ओके, partial pressure of two gases in the atmospheric air to the site of diffusion जो कि इस टेबल में दिया हुआ है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, जरा इन पर भी गौर फरमाइए क्या हाल चाल है इनका। ये देखो, रिस्पायरेशन ऑफ गैस, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में 159 होता है और एल्वेलाई में 104 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जो है 40 होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 95 होता है और टिश्यू में 40 होता है ऑक्सीजन। अब CO2 को बात करते हैं। CO2 जो है एटमॉस्फेयर में 0.3% मिलता है और एल्वेलाई में 40%। CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यू में 45 और CO2 मिलता है। याद रखना, बहुत पूछ जाते हैं। चलिए आगे,
ये देखिए यहाँ पे पूरा समझाया गया है, डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। एल्वेलाई और बॉडी टिश्यू के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 O2 वगैरह का, ये वो चीज़ें हैं। चलिए अगली हेडिंग हमारी क्या है, हेडिंग क्या है, BC के बारे में। ओके, इसी पर है पूरी चर्चा अभी। चलिए देखिए फिर क्या बातें चल रही हैं। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर द CO2 अपोजिट डायरेक्शन। जो ग्रेडियंट होता है प्रेजेंट होता है CO2 के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई में। एंड सॉल्यूबल ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम हायर देन द O2। मतलब CO2 जो हो ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, 20 से 25% ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज़, जो CO2 का अमाउंट होता है वो डिफ्यूज़ होता है बाय डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द मच हायर कंपेयर्ड of the O2. Diffusion membrane is made up of 3 major layers, namely this thin squamous epithelium of alveoli and endothelium of alveolar capillaries. The basement substance composed of a thin basement membrane. ये जरा डायग्राम देखना, एक बार पहले डायग्राम देख लो तो शायद और अच्छे समझ में आए आपको। ये देखो एरिया, ये हमारा पूरा क्या है, एल्वेलाई है। ये एल्वेलर कैविटी में आ रहा है एयर। ओके ठीक है। ये बेसमेंट सबस्टेंस हमारा, ये जो स्पेस है पिला ये बेसमेंट सबस्टेंस है। ये एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरीज इससे कनेक्ट होती हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स वगैरह होती हैं, ब्लड कैपिलरी। और ये स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वाल्व इस वन कॉल्ड थिक। देखो अभी जो वीडियो दिखाया था उसमें लास्ट में बताया भी गया है कि एल्वेलाई की साइड में वेंस वगैरह कनेक्ट होती हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है फिर हीमोग्लोबिन से। सारी चीज़ें बताई गई थी अभी वीडियो में, आई होप देखा तो होगा ही। चलिए आगे बात करते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है बना होता है 3 मेजर लेयर से। पहला है एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, और सेकेंड है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, and third a basement membrane composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding by the single layer endothelium cell of the capillaries. In between them is total thickness is much less than the millimeter। जितना पूरा थिकनेस होता है वो लेस देन होता है, मच लेस देन होता है, मिलीमीटर से कम होता है। And therefore all the factor in our body are the favorable for the diffusion of O2 from the alveoli से टिश्यू से और ऑक्सीजन से। देखो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन होता है, फेवरेबल डिफ्यूजन होता है बॉडी में हमारे एल्वेलाई से टिश्यू में, और CO2 का टिश्यू से एल्वेलाई में, बिल्कुल अपोजिट। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट भाई, अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसमें ये देखो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ मैंने साइड में लिख रखा है। यहाँ पे देखो ज़रा, CO2 जो है 70% ये जो है कार्बोनेट के फॉर्म में डिजॉल्व होता है HCO3 के फॉर्म में, और 7% डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में ऑक्सीजन। 20 से 25% CO2 जो है RBC में डिजॉल्व होता है, और ऑक्सीजन जो है 97% RBC में डिजॉल्व होता है, 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर का और आयरन पिगमेंट होता है, कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है RBC में। और ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है हीमोग्लोबिन को इनरिवर्सिबल मैनर्स में, जो फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी करता है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को। बाइंड करता है ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हाइड्रोजन आयन जो है कंसनट्रेशन और टेम्परेचर आर द फैक्टर विच इज द इंटरेक्ट करता है बाइंडिंग से।
ये सिग्मॉइड कर्व जो है ऑब्टेंड होता है परसेंटेज सैचुरेशन से ऑफ हीमोग्लोबिन CO2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हाईली यूजफुल टू स्टडी इफेक्ट ऑफ द फैक्टर लाइक CO2। इसमें देखो पहले एक चीज़ ये देख लो भाई, ये देखो ज़रा देखो हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है तब इसको हम ऑक्सो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर हीमोग्लोबिन जो है CO2 से बाइंड करे तब ये कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। जब हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करता है इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये PCAC जो है पॉन्स रीजन का है और ICEC जो है मेडुला रीजन का है। ये भी आगे पढ़ने को तुमको दिखेगा। चलो आगे देखो। देखो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कुछ ना दिया, बस इतना ही दिया है। ये देखो इतने से पार्ट में मैंने तुमको लिख रखा है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। एल्वोलाई जो होती है, एल्वोलाई में PO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, बाकी जितने भी हैं सबका सब कम होता है। एक याद रखोगे बाकी का ऑलरेडी याद हो जाएगा, बस तुम समझ लो। और टिश्यू के केस में जो होता है कि PO2 कम होता है। एल्वोलाई में PO2 ज़्यादा है तो तुम ऐसे सोच लो, टिश्यू में इसके अपोजिट सोचना, ओके। और एल्वोलाई में अगर O2 ज़्यादा होगा तो ये शिफ्ट होगा राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ओके भाई। और अगर टिश्यू में PO2 O2 का मतलब कम होगा कंसंट्रेशन तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा। चलिए बस इतने में यही लिखा गया है और कुछ ना लिखा इन्होंने। बाकी ये सिग्मॉइड कर्व हमारा NCERT का, ये देख लो ज़रा। चलो आगे क्या लिखा है कि एवरी 100 ml ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ द ऑक्सीजन टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ये कह रहे हैं एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml जो है ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं ये टिश्यू को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। अगली हेडिंग है हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ट्रांसपोर्ट। देखो CO2 जो कैरी करता है ऑक्सीजन ऑक्सो हीमोग्लोबिन से तो इसको कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, और ये अबाउट 20 से 25% होता है। इसमें देखो सेम वही, इसमें PO2 जो है ज़्यादा होता है और PCO2 ज़्यादा होता है, PO2 लो होता है इन टिश्यू के केस में। इतनी चीज़ देखो बस खाली तुम। और PCO2 कम होता है और PO2 ज़्यादा होता है एल्वोलाई में, ओके। ये ध्यान देना ज़रा, एक देखोगे तो दूसरी खुद ही याद हो जाएगी। अगला देखो आगे क्या है, आगे ये है कि RBC कंटेन करता है वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। तो इसका ये देखो ज़रा, ये CO2 और ऑक्सीजन बाइंड करते कार्बन एनहाइड्राइड से H2CO3 बना रहे हैं और फिर ये HCO3 माइनस और हाइड्रोजन प्लस H+ निकाल रहा है, ओके। आगे देखो देखो भाई, टिश्यू में जो है पार्शियल प्रेशर O2 का हाई होता है ड्यू कैटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से, और CO2 डिफ्यूज होता है ब्लड में RBC और प्लाज्मा में, फॉर्म करता है HCO3 और H+ कंसनट्रेशन। और एल्वोलाई में जो है PO2 कम होता है और रिएक्शन प्रोसीड होता है इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O। Thus the CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transport to the alveoli is released out CO2। every 100 ml deoxygenated blood जो है डिलीवर करता है approximately 10 ml of CO2 alveoli।
ये भी याद रखना। अभी 5 ml किस में था, 4 ml किस में है। ये देखो ज़रा कुछ, ओहो, हाँ देखिए ज़रा इस पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml होता है, और 1000 ml ब्लड जो होता है ये कंटेन करता है 20 ml ऑक्सीजन को, और 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर करता है टिश्यू को, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करता है। अगला है रेगुलेशन एंड रिस्पायरेशन। ये ज़रा एक बार देख लो ताकि आगे नीचे वाली तुम्हें समझ में आ जाए। ये देखो, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो है मेडुला रीजन में होता है ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल द नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। और न्यूमेटिक सेंटर जो होता है इन द पोन्स रीजन में, ब्रेन कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। बाकी ये तो भी बताया था। चलिए भाई आते हैं अपनी अपनी टॉपिक्स पर। रेगुलेशन, रिस्पायरेशन, अगली हेडिंग हमारे रेगुलेशन और रिस्पायरेशन। ये रेगुलेशन रिस्पायरेशन ये जो भी होता है ये सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। इस सेंटर, इस लाइस सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, ब्रेन जिसको कहते हैं हम रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेशन के लिए। एंड अनदर सेंटर प्रेजेंट है पोन्स रीजन में, ब्रेन के पोन्स रीजन में, जिसको निमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ, देखिए जरा, कैन रिड्यूस द, कहाँ गया भाई, कितने नु है, यल्ला चलो, ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन, देयर बाय द अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion increase होता है in these substance can activated this center which is a turn as a signal and rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can eliminated receptor associated with the aortic and carotid artery also can recognize the change in the CO2 and H plus concentration and send necessary signal to the rhythm center for the remedial action. Role of oxygen in the regulation of the respiratory rhythm center जो है quite insignificant है। ये एक बार देख लो जरा, कहाँ गई पेन भाई हमारी। चलिए ये देखो, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर या एपनेमेटॉक्सिक सेंटर जो होता है ये पोन्स रीजन में पाया जाता है, और इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर जो मेडुला रीजन में पाया जाता है। पहले ये पीसी से, फिर एसी, एसी से फिर ये ट्रांसफर होता है ईसी, इसी से आईसी, ऐसे ऐसे ये होता रहता है। अब आता है हमारा डिसऑर्डर वगैरह। डिसऑर्डर देखो ज़रा, डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, अस्थमा, ये डिफ़िकल्टी, अस्थमा क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, केस वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रैंकियाई एंड ब्रैंक्यूल। इसमें क्या है, ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होना, और केस करता है वीजिंग, ये इसका कारण है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रैंकियाई और ब्रैंक्यूल। एम्फाइसीमा जो है कोरियोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वियोलर वाल जो है डैमेज्ड ड्यू टू द विच रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है ऑन द वन ऑफ द मेजर केस दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। अगला है हमारा ये ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये जो है इंडस्ट्री वगैरह में ग्राइंडिंग और स्टोन को ब्रेक डाउन वगैरह करने में इसकी वजह से हमें होता है। A long exposure can be rise inflammation of leading to the fibrosis, सीरियस लंग डैमेज होता है भाई इसमें। वर्कर इज द इंडस्ट्रियल एंड शुड बी प्रोटेक्टिव, जितने भी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं इन लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब आके आते हैं हमारी समरी।
समरी 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 देखो, समरी में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अपना कान वान खोल के रखना है, ध्यान लगा के सुनना है। क्या करना है? सिर्फ सुनना है, ध्यान लगा के कान खोल के। ओके, मैं पढ़ रही हूँ। और जो जहाँ इंपॉर्टेंट है जैसी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है, ये सब तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगी मेरी। चलो देखो आगे। सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस्ड एनर्जी अलॉन्ग विद द सब्सटेंस लाइक CO2 जो कि हार्मफुल होता है। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल एंड फॉर द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम देयर। वी हैव अ वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारे पास वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो कंप्राइज होता है 2 लंग में। एसोसिएटेड होता है एयर पैसेज टू परफॉर्म करता है इस फंक्शन। एंड फर्स्ट स्टेप रिस्पायरेशन ब्रीदिंग बाई which atmosphere air take in inspiration और alveolar air is released out जिसे expiration बोलते हैं। exchange of O2 and CO2 between the deoxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood and exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and the tissue, utilization of O2 by the cell, cellular respiration जिसे बोलते हैं। आर द अदर स्टेप इन्वॉल्व। अगला है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैरीड आउट बाय द creating pressure gradient between the atmosphere and the alveoli with the help of a specialized muscular intercostal and diaphragm. Volume of the air involved in these activities can be estimated with the help of spirometer के द्वारा are of clinical significant. Exchange of O2 and CO2 alveoli में और टिश्यू में अगर होता है डिफ्यूजन के थ्रू। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट के, मतलब PO2 के ऊपर और CO2 पर, PCO2 पर। एंड दे आर सुटेबल एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन सरफेस। दिस फंक्शन इन आवर बॉडी फैसिलिटेट डिफ्यूजन O2 फ्रॉम द alveoli to the deoxygenated blood as well as from the oxygenated blood to the tissue. These factors are the favorable for diffusion of CO2 and in the opposite direction में from tissue to alveoli, टिश्यू से alveoli तक। आगे क्या है? ऑक्सीजन इज अ ट्रांसपोर्ट मेनली बाई ऑक्सीहीमोग्लोबिन alveoli where the PO2 is higher or O2 gets bound by hemoglobin with easily dissociated at the tissue and PO2 is low and PCO2 जो है और H प्लस कंसनट्रेशन ये सारे हाई हैं। नियरली 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाई कार्बोनेट के फॉर्म में HCO3 और हेल्प करता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देख रहे हो जो भी उधर बना था ना वही चीज़ है। हेल्प करता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैरी करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इन दिस टिश्यू वेयर द PCO2 is high, it is gets bound to blood vascular in the alveoli where the PCO2 is low or PO2 high, it gets removed from the blood. रिस्पायरेटरी रिदम मेंटेन करता है रिस्पायरेटरी सेंटर को इन मेडुलर रीजन ऑफ ब्रेन के मेडुलर रीजन में। न्यूमोटैक्सी सेंटर जो है पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन के पॉन्स रीजन में एंड द कीमोसेंसिटिव एरिया इन द मेडुला कैन अल्टर द रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर करता है। इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज में बस तुम्हारे लायक का तो तुम्हारे लायक का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये देख लो। व्हाट विल बी द PO2 and PCO2 इज द एटमॉस्फेयर एयर कंप्रेस्ड टू द इन द alveoli एयर। देखो alveoli में जो है O2 का कंसनट्रेशन हाई होता है PO2 का और उसका कम होता है। ओके, और देखो अब यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं उसमें से कौन कौन सा
किस में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखो ये चैप्टर जो तुम्हारा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है इस चैप्टर का, और ये तो भयंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आपका भयंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज ही है कि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं ये ग्राफ के और इसके बारे में। और ये पेज जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये पेज भी हमारा भयंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत पूछी गई हैं क्वेश्चन में। ये भी अगला ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है, इसीलिए क्वेश्चन भी बहुत आता है। ये वो पेज है, ये इम्पॉर्टेंट पेज है हमारा। और ये भी इम्पॉर्टेंट पेज है हमारा। ये सारे पेजेस। भाई एक बात कहनी थी कि तुम चाहे किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करना और चाहे मत करना, लेकिन इस वीडियो की ज़रूर करना। वो इसलिए इस वीडियो को बनाने में भाई साहब कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी है मुझे, क्योंकि इसमें मैंने 5 से 6 बार ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड की है, लेकिन बार बार सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बार बार मेरी सारी की सारी वीडियो जितनी बार रिकॉर्ड करती थी बीच में डिलीट हो जाती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था। मुझे इसको रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगा। एक तो ऑलरेडी इतनी गर्मी में बैठ कर रिकॉर्ड करना, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हाँ, इसकी नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आइए दिखाते हैं तुमको। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नो हाउ के नाम से, देख रहे हो ना। टेलीग्राम पे नो हाउ के नाम से डालोगे तो ये आपको मिल जाएगा, और इसमें ये लगा हुआ है, ये भी देख लो। और हाँ, तुम्हें जितना भी मैंने वीडियो वगैरह जो भी कराया है और जितने भी नोट्स वगैरह ये मैंने ये सब कुछ करा रखा है। एम सर की मैं क्लास नोट्स भी रिवाइज करा रही हूँ। एक्चुअली देखो, बच्चों की डिमांड है ना कि क्लास नोट्स का रिवीजन जो कहीं भी नहीं हुआ वो मैं करा रही हूँ, ओके। और ये सारी की सारी PDF और मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स मैंने खुद से बनाई है भाई। वो नोट्स मतलब मटेरियल जो MR सर का है, सारा चीज़ MR सर का है, बट लिखी मैंने खुद से है, इसलिए ओके। सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम पे, ओके। चलिए, बहुत सारी बातें और पढ़ाई कर ली। एट द लास्ट थैंक यू, पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।